Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स harming the interest of consumers in various ways। यानी जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको हार्म पहुंचाना, ठीक है, यानी एक तरीके से उसको लॉस पहुंचाना, ठीक है। when consumers do not get the value of their money due to dishonesty on the part of trader and manufacturer, consumer exploitation take place। सर, हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज, यानी कंज्यूमर को एक तरीके से लॉस पहुंचाना, किस तरीके से लॉस पहुंचाया जा सकता है वो हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि व्हाट आर द वेज इन विच कंज्यूमर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, यानी ओवर चार्ज करना, ठीक है। जो सामान जिस रेट पे मिल सकता था उस पर ना दे के उससे ज़्यादा रेट चार्ज कर लेना, इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, यानी उसको हार्म पहुंचाया जा रहा है, उसको लॉस पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सर अंडर वेट करना, ठीक, दिखाना कि हमने वेट पूरा किया है, बट वहाँ पे होता क्या है कि किसी ना किसी चीज़ से वज़न को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर का नुकसान होता है, कंज्यूमर को लॉस पहुँचता है, यानी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है सर। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर बेसिकली कंज्यूमर को लॉस पहुँचाया जा रहा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ नेसेसरी। कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, कंज्यूमर को एक अवेयर करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूमर्स हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। तो कहता है कि जो कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं, नॉट लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते हैं सर, ठीक है। तो वो एक्सप्लॉइट आसानी से नहीं हो सकते, ठीक है। अगर एक कंज्यूमर बिल्कुल अवेयर है हर चीज़ के बारे में, ठीक है, तो फिर उसका राइट कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, वो उसको आराम से टैकल आउट कर लेगा। अवेयर एंड केयरफुल कंज्यूमर्स कैन अपोज, क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, अटेम्प्ट टू मेड टू एक्सप्लॉइट देम। गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफन रन्स कैंपेन टू मेक कंज्यूमर अवेयर। जैसे सर आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, एक एडवर्टीज़मेंट आता है, इसमें क्या बताया जा रहा होता है कि भाई कंज्यूमर अवेयर हो जाओ, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो जाओ, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। यानी यहाँ पे जागो ग्राहक जागो का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइए और उसके बाद जाग जाइए, नहीं 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 सर, यहाँ पे मतलब कहने का है कि आप अवेयर होइए अपने राइट के बारे में, आप अपने आप को अवेयर रखिए इन सब चीज़ों से जो चीज़ें चल रही हैं और एक्सप्लॉइटेशन दुनिया में चल रहा है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, एक्सप्लेन द वेज इन विच कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। इन हाउ मैनी वेज कंज्यूमर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। चलिए हम लोग पहला इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग अकर्स व्हेन बिजनेस or sellers set price for the goods or services that are significantly higher than the fair value और market rate। जो मार्केट में रेट होता है नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या फिर जो फेयर वैल्यू उसकी होती है उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, उसको ओवर चार्जिंग कहा जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर का क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको लॉस पहुँचाया जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को हार्म किया जा रहा है। फिर आगे कहता है कि अंडर वेट करना। अंडर वेइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन वेयर सेलर्स इंटेंशनली provide consumers with less quantity or weight of a product than what they have paid
फॉर, यानी जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने पे किया अ, उससे उनको कम सामान देना, दैट इज़ कॉल्ड एन अंडर वेट। ठीक है, अनस्क्रप्यूलस सेलर्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सर इन्होंने ये क्यों किया? सर जितना कम सामान हम देंगे और सेम उस रेट पे देंगे जिस रेट पे वो पूरा सामान मिलता है, तो सर उनका प्रॉफिट ही तो होगा। कम सामान जो है दे रहे हैं और सेम रेट ले रहे हैं जितना सामान उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg उनको बेचना है और 50 रुपीज़ पे बेचना है, लेकिन वो 1 kg पूरा नहीं दे रहे हैं, वो 10 ग्राम्स उसमें से कम करे दे रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट ही हो जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो वो मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपने प्रॉफिट को ये चाल चलते हैं कि कम से कम वेट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राइस ले लेते हैं। ठीक है सर। फिर अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन कहता है अडल्ट्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ एडिंग inferior, harmful or cheaper substance to a product, compromising its quality and safety। ठीक है सर, यानी किसी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देना जो इन्फीरियर क्वालिटी की हों या फिर हार्मफुल हों, ठीक है, या फिर सस्ती हों। जैसे अच्छे चावलों में ख़राब चावल भी मिला दिए जाते हैं, जब पूरे पूरे चावल में टूटे हुए चावल भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा कंकड़ मिला दिए जाते हैं ताकि उसका वेट बढ़ जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, अंडर वेट हो जाता है चावल का। इसी तरह से सर दूध में भी मिलावट होती है ये। ठीक है सर। मिर्च में भी मिलावट होती है, लाल मिर्च में पाउडर मिला दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। वाटर इन मिल्क, इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिन आर कॉमन फॉर्म ऑफ अडल्ट्रेशन। फिर अगला कहता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, यानी गलत सलत एडवर्टाइज़ करना, जबकि वो प्रोडक्ट वो क्वालिटी देता भी ना हो, उसके बावजूद उसको एडवर्टाइज़ करना कि ये प्रोडक्ट ये क्वालिटी और ये यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैगरेट क्लेम्स अबाउट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट और परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी वो परफॉर्मेंस वाली ना करता हो, उसका कोई बेनिफिट ऐसा ना हो, उसकी यूटिलिटी कोई ऐसी ना हो, फिर भी हम मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को कि भैया देखो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, तुम ख़रीदो तो एक बार। जब ख़रीद लिया तो भाई हम नहीं जानते हैं, तुमने तो ख़रीद लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, ये भी एक तरीके का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपने तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो बताया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब कंज्यूमर अगर अवेयर होता है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो फिर वो उस चीज़ को कंज्यूम ही नहीं करता ना, लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स उसको अवेयरनेस इस बारे में नहीं थी। दिस इज़ अनदर वे ऑफ एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर। दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ठीक है। प्रिवेंट्स कंज्यूमर फ्रॉम मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन एंड टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। ठीक है, ऐसा हमने उसको अवेयर ही नहीं किया है तो फिर वो प्रिकॉशंस कैसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर को एक एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, ये भी सेलर को बताना पड़ता है। लेकिन सेलर अगर नहीं बताएगा तो फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उसको कंज्यूम करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट उस चीज़ का हो जाएगा। ये भी एक तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है। सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कोपरा का फीचर पूछ रहा है सर। सबसे पहला कहता है सोशल वेलफेयर लॉ, इट इज़ अ हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। दिस इज़ अ यूनिक लॉ विच डायरेक्टली pertains to consumer in marketplace and seek to redress कंप्लेंट्स अराइजिंग देयर फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जितने भी कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस हैं वो सीधा इसी कोर्ट के अंदर जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं एंड वहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं ये सारे केसेस। ठीक है, वहाँ पे रिएड्रेस किया जाता है सारी कंप्लेन को, यानी यहाँ पे सोसाइटी का क्या हो रहा है, एक तरीके से वेलफेयर हो रहा है कि उनको आराम से उनकी कंप्लेन जो है, उस जो शिकायतें हैं उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है और उनको जो भी लॉस हुआ उसको रिकवर करके दिया जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरा कहता है स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स यहाँ पे हैं। द एक्ट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स
फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स बना दिए गए हैं। वहाँ पे क्या होता है, सारे केसेस जाते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड और वहाँ पे उनका रीएड्रेसल किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है सर। फिर कहता है कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज। कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब सब कुछ इसने कवर कर लिया। जितने तरीके के गुड्स होते हैं मार्केट के अंदर, जितने तरीके की सर्विसेज होती हैं, उन सबको इसने इंक्लूड कर लिया है। द एक्ट कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, किस लिए उसको रेंडर किया गया है गुड्स और सर्विसेज को? कंसिडरेशन के लिए। किस लिए कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, यानी आपने कोई चीज़ परचेज़ करी, उसके बदले में जो कुछ पे किया वो होता है कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने वो सर्विस या प्रोडक्ट दिया हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, ऑल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर द एक्ट। ये सारे सप्लायर कवर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इस सब कुछ इसी के अंदर आते हैंगे। फिर अगला पॉइंट कहता है चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है जो फेयर नहीं है तो उसको भी ये चेक करता रहता है। द एक्ट ऑल्सो कवर्स कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दस अ कंज्यूमर कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फूड अडल्ट्रेशन, शॉर्ट वेइंग यानी अंडर वेइंग। ठीक है सर, और ओवर चार्जिंग डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो जाके इसकी कंप्लेन कर सकता है और वहाँ पे से फिर वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसके ऊपर चेक ऑन किया जाएगा। टाइम फ्रेम, द एक्ट लेस डाउन टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस सो एज टू प्रोवाइड स्पीडी रिएड्रेसल टू द ग्रीवियंसेस। आप लोग ये बात जानते होंगे कि बहुत सारे केसेस आज भी इंडिया में पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, जो अभी तक के सॉल्व नहीं हुए हैं। आपने ये डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर क्या होता है, एक टाइम लिमिट दी जाती है हर केस के रिगार्डिंग, तो उस टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करना रहता है, इसलिए जल्द से जल्द स्पीडी रेड्रेसल हो सके, इस वजह से ये एक टाइम लिमिट सेट करी जाती है कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर। ठीक है सर, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाता है। फिर आता है क्लास एक्शन। द एक्ट अलाउस फाइलिंग क्लास एक्शन कंप्लेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, यानी इसमें कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए 10 से 12 लोग का ग्रुप है और 10 से 12 लोग के साथ एक ही तरीके का फ्रॉड हुआ है, तो वो कहता है एक्ट के भैया तुम अलग अलग कंप्लेन ना फाइल करके एक क्लास एक्शन ले लो। ठीक है, नहीं सब लोग मिलके एक केस फाइल करो उसके अगेंस्ट में जो भी सेलर था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। फिर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, देयर आर नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स और अदर टेक्निकलिटीज़, कोई इतना बहुत ज़्यादा प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है, ना ही इतनी ज़्यादा टेक्निकल होता है कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर। नो कोर्ट फ़ी और एनी अदर चार्ज इज़ टू बी पेड। ठीक है, कोई कोर्ट की फ़ीस भी नहीं होती है, ना कोई और तरीके का चार्ज यहाँ पे लगता है आपके सामने। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एंगेज एनी एडवोकेट, यहाँ पे कोई ये भी नहीं है कि आप एडवोकेट को अपॉइंट करें अपने केस के लिए। ठीक है सर, तो ये था फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए सर, अब हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कौन कौन से राइट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको देता है। ठीक है, सबसे पहला राइट आ रहा है राइट टू सेफ्टी। क्या कहता है सर, दिस इज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो गुड्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, लाइफ के लिए बड़े डेंजरस होंगे। ठीक है, तो ये राइट टू सेफ्टी कहता है कि ऐसा आपका राइट है कि जानना कि कोई गुड्स आपकी ज़िंदगी के लिए हज़ार्डस है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए हज़ार्डस है कि नहीं है। प्रोडक्ट शुड नॉट कॉज एनी फिज़िकल डेंजर, कोई फिज़िकल डेंजर उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है सर,
टू कंज्यूमर और पुट देम इन डिफ़िकल्टी ड्यू टू एनी रीज़न, यानी वो इस तरीके का गुड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी को डेंजर में डाल दे, ठीक है। कंज्यूमर्स मस्ट हैव अश्योरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट था वो, सर आपने जैसे ही उसको यूज़ करना स्टार्ट किया वो फट गया पूरी से, ठीक है, तो उससे आपको क्या हुआ, काफ़ी नुकसान देखने को मिला, आपको फिज़िकली हार्म भी पहुंचा है उससे। तो फिर सर ये तो राइट टू सेफ्टी का उल्लंघन हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपकी राइट टू सेफ्टी जो थी उसको तोड़ दिया गया है यहाँ पे। जबकि आपका गुड्स कैसा होना चाहिए था, क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए था, रिलायबल होना चाहिए था, परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई, ठीक है। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सेफ्टी शुड बी फिक्स्ड ऑन द प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी किसके साइड से होनी चाहिए ये किसी की सेफ्टी, इट शुड बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज़ अश्योर करेगा कि इससे किसी की लाइफ को या किसी की फ़िज़िकल बॉडी को हार्म नहीं पहुंचेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी इस चीज़ को अश्योर करेगा, ठीक है। दूसरा कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये कहता है कि सर जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर को कन्वे करेगा, कौन, सेलर कन्वे करेगा कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द कंज्यूमर बाय द सेलर। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, सेलर बता रहा है, किसको बता रहा है सर, कंज्यूमर को। प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द केस मे बी इंटेंट्स टू परचेज, जो भी सेलर पर कंज्यूमर परचेज करने जा रहा है उसके बारे में ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर कंज्यूमर पूछता है कि सर इसके बारे में सारी डिटेल मुझे बताइए, तो एक सेलर को बतानी पड़ेगी एक एक डिटेल उसकी, ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकते। अगर डिनाई करते हैं यानी फिर वही उल्लंघन किया उन्होंने राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का, और आप उसके अगेंस्ट पे केस फाइल कर सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपने देखा होगा हर पैकेट के ऊपर पीछे वाल जो है पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल दे रखी होती है उन्होंने कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन किया जाता है। इसी वजह से किया जाता है क्योंकि ये राइट है कंज्यूमर का कि वो जाने, एंड सेलर्स के ऊपर बाउंडेशन है कि वो इस चीज़ को इन्फॉर्म करें एक कंज्यूमर को, इस वजह से उनको देना पड़ती है ये सारी चीज़ें। फिर कहता है राइट टू बी अश्योर्ड, देयर शुड बी फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, यानी आप किसी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सेलर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि नहीं आप इसी प्रोडक्ट को ख़रीदिए। ये कंज्यूमर का राइट है कि राइट टू चूज़, वो चूज़ कर सकता है अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, जितने भी मार्केट में ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो अपनी पसंद से ले सकता है। कोई भी किसी तरह से सेलर बाउंडेशन नहीं डाल सकता कि नहीं आप सर यही प्रोडक्ट ख़रीदिए और कोई आप ले नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सेलर इस तरीके की हरकत करता है तो उसने फिर एक राइट को तोड़ दिया आपके, वो है राइट टू बी अश्योर्ड। दिस रिक्वायर्स फ्री कंपटीशन इन द मार्केट, इससे क्या होता है, फ्री कंपटीशन होता है, ठीक है। अब सेलर्स क्यों ज़बरदस्ती बेचेंगे, क्योंकि सर उसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा, तो वो चाहेंगे कि वही प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए उनका, इस वजह से वो फोर्स करते हैं कि नहीं सर आप यही ले लीजिए, इसके अलावा कोई सा प्रोडक्ट मत लीजिए। इफ़ एनफ वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स at competitive price are available in the market, consumers have the opportunity to make free choice। कौन सी चॉइस सर, फ्री चॉइस वो कर सकते हैं, यानी अगर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे तो वो फ्री चॉइस कर सकते हैं, और नो वन कैन इंसिस्ट कि आप सर यही वाला प्रोडक्ट ख़रीदिए। फिर राइट टू बी हर्ड, सर ये राइट क्या कहता है, सर ये कहता है द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रजिस्टर हिज डिससेटिस्फैक्शन एंड गेट हिज कंप्लेंट हर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरम,
यानी जो अप्रोप्रिएट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है और स्टेट फोरम है एंड उसके बाद आपका नेशनल फोरम है, तो उसमें से कोई एक फोरम सर एक लिमिटेशंस हैंगी हर जगह पे जाने की कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में सॉल्व नहीं होता है आपका केस और आपके अगेंस्ट में आ जाता है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर आप स्टेट फोरम में जा सकते हैं। स्टेट में नहीं आप सेटिस्फाई हुए तो फिर आप सर नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अप्रोप्रिएट फोरम चलते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप डिससेटिस्फाइड है तो आप एक अप्रोप्रिएट फोरम पे क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। दिस राइट इंक्लूड्स द राइट टू मेक प्रोटेस्ट। क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट है। द अबव 3 राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू बी हर्ड। अगर ये राइट टू बी हर्ड ना होता तो फिर ऊपर के तीनों राइट क्या हो जाते, बेकार हो जाते, क्योंकि भाई अगर उनके वो 3 राइट तोड़े गए तो फिर कहाँ उनकी सुनवाई होगी, कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए थी ना, इसलिए राइट टू बी हर्ड उसके लिए आया है। फिर अगला पॉइंट कहता है द राइट टू सीक रिएड्रेसल। It means the right to get claims and complaints settled against the manufacturer or sellers due to unfair trade practice and exploitations by them। यानी अगर उन्होंने कोई exploitation किया sellers ने कंज्यूमर के अगेंस्ट में तो फिर उसके लिए वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एंड उसका क्लेम ले सकते हैं कि उनको जो भी नुकसान पहुंचा उस वजह से। ठीक है, द कंज्यूमर has been granted the right of redress if the performance, quality etc of a product is unsatisfactory। यानी उसकी किसी भी तरीके से वो अनसेटिस्फाई हुआ, कंज्यूमर अनसेटिस्फाई रहा, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तब फिर क्या होगा, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है एंड ही शुड गेट द क्लेम फ्रॉम दैट। फिर अगला पॉइंट कहता है द राइट to consumer awareness। According to this right, the consumer must be made aware of his right and remedy available under the different law। ठीक है, कंज्यूमर के सारे राइट्स के बारे में उनको अवेयर किया जाए। इस पॉइंट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो भी राइट्स अवेलेबल हैं इन डिफरेंट लॉज, दिस विल हेल्प टू मेक कंज्यूमर कॉन्शियस। यानी कंज्यूमर क्या होंगे, अब अलर्ट हो जाएंगे इस चीज़ को लेके एंड फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो फ्रॉड करते हैं बिजनेसमैन उनसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक्सप्लेन द रेमेडीज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास जो वो ले सकते हैं। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट इन गुड्स। अगर कोई डिफेक्ट है गुड्स के अंदर तो उसको रिमूव करे सेलर। ये रेमेडी अवेलेबल है कंज्यूमर के पास कि वो सेलर से ले सकते हैं कि भैया हम कुछ नहीं जानते, मुझे इसमें डिफेक्ट दिख रहा है और उस डिफेक्ट को ख़त्म किया जाए। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड विद द न्यू वन ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन। यानी अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव निकल आया, काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसको रिप्लेस करना मांगता है, रिप्लेस करना पड़ेगा आपको एज अ सेलर। ठीक है, आपके पास कोई राइट नहीं है लेकिन कंज्यूमर के पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो उसको रिप्लेस करवाए। ठीक है, रिटर्न ऑफ द प्राइस बाय द सेलर। अगर कंज्यूमर अनसेटिस्फाई रहा और बिल्कुल उसको समझ में नहीं आया तो फिर उसके पास राइट है कि वो पूरा प्राइस वापस ले ले। नॉट टू ऑफ़र हज़ार्डस गुड्स फॉर सेल। यानी कोई भी गुड्स ऐसे उसको ना बेचे जाएं जो उसकी ज़िंदगी के लिए हज़ार्डस हों। फिर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफ़र्ड बाय द कंज्यूमर। यानी जितने भी लॉस या इंजरी हुई है कंज्यूमर को, उसके अगेंस्ट में वो कंपनसेशन मांग सकता है सेलर से और सेलर को देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। यानी कंज्यूमर अवेयरनेस की इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहला कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन अ कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, अगर कंज्यूमर अवेयर होंगे द कॉमन टैक्टिक्स यूज टू एक्सप्लॉयट देम दे बिकम लेस वल्नरेबल टू डिसेप्टिव प्रैक्टिस, फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिस। इन सब से क्या हो जाएगा, कंज्यूमर अपने आप को बचा ले जाएंगे अगर वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेलर ने उनके साथ फ्रॉड किया
तो अब वो बेचारे अगर अवेयर नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, तब तो बेचारे वो शांत बैठ जाएंगे, या सेलर ने उनको डरा दिया कि कुछ करना मत, तो फिर वो शांत बैठ जाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि उनका कोई राइट है, वो कंज्यूमर फोरम तक के जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, और कंज्यूमर फोरम उनकी बात सुनेगा, उनको इग्नोर नहीं करेगा, उनको सपोर्ट करेगा अगर वो अवेयर नहीं होंगे। ठीक है, फिर कहता है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, consumers awareness provide individuals with essential information about product and services। ठीक है, आपने एक चीज़ सुनी थी, एक चीज़ अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कंज्यूमर का राइट है कि उसको सारी डिटेल प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताई जाए। तो अगर वो अवेयर होगा तो फिर वो मांग सकता है सारी डिटेल विद देयर राइट्स एज अ कंज्यूमर, ताकि अच्छा डिसीजन ले सके प्रोडक्ट को ख़रीदते वक्त। ठीक है, कि कौन सा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट एज पर हिज रिक्वायरमेंट रहेगा। आर्म्ड विद दिस नॉलेज कंज्यूमर्स कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन विद द बेस्ट अलाइन विद देयर नीड्स, यानी उसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से, उसके नीड्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसी बेसिस पे वो चूज़ कर सकता है, और उसके बजट और उसकी प्रेफरेंस भी वो आराम से देख लेगा। फिर कहता है सीक redressal एंड कंप्लेंट रेजोल्यूशन, व्हेन अ कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स दे कैन कॉन्फिडेंटली सीक redressal, यानी अगर वो अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, तब फिर वो आराम से उसके अगेंस्ट में केस फाइल करके अपने जो भी शिकायत थी उसको ख़त्म करवा सकते हैं, उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं फॉर द ग्रीवियंसेस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद द सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर। फिर कहता है reducing health and safety risk, awareness of product quality, safety standard and potential risk help consumers and purchasing substandard or harmful items। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड उसके पोटेंशियल के लिए, तब तो फिर वो आराम से एक अच्छा प्रोडक्ट ख़रीदेगा और वाले प्रोडक्ट को इग्नोर करेगा जो सब स्टैंडर्ड है और हार्मफुल आइटम्स है, जिससे उनकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है और उनकी सेफ्टी के लिए भी डेंजरस है। ठीक है, प्रमोटिंग मार्केट कंपटीशन, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर फॉस्टर हेल्दी मार्केट कंपटीशन बाय डिमांडिंग बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, यानी कंज्यूमर क्या करता है, एक हेल्दी मार्केट कंपटीशन क्रिएट करता है, कैसे एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो या सर्विस अवेलेबल हो और एट फेयर प्राइसेस हो, जेन्युइन प्राइसेस हो, ना कि ओवर चार्ज हो रहा हो, ना कि सड़ी हुई क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कंटेंट में जो भी क्वेश्चंस अराइज हों वो सब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू दोस क्वेरीज़। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट में कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसके अंदर भी आपको केस स्टडीज़ बना के दी जा सकती हैं काउंसिल की तरफ से, जिसमें वो कंज्यूमर्स और सेलर्स को लेके एक केस बना सकते हैं और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा राइट एक्सप्लॉइट किया गया है या फिर यहाँ पे कौन सा राइट एप्लीकेबल होना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा वो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन में जो टाइप्स आपने पढ़े उस पर भी केस बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कंज्यूमर को, इस तरीके से यहाँ पे केस स्टडीज़ बन सकती हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किएगा, ताकि मैं आगे और भी कंटेंट इसी तरह से लेके आऊँ और आप लोग के लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।